बड़ा सवाल है कि आतंक की आहट क्या प्रदेश में हो रही है, अगर है तो फिर मेवात का जिक्र इसके साथ कैसे जुड़ जाता है। कॉलर हमारे साथ श्री गंगानगर से हैं नरेंद्र जी। बताएं नरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार सर ऐसा है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आतंकवाद क्यों फैलता है। जी। ये सब राजनीतिक संरक्षण की वजह से पैदा होता है। मुलायम सिंह जी की एक बार आजमगढ़ के ऊपर स्टेटमेंट आई थी कि जब उग्रवादी पकड़ गए थे तो इन्होंने कहा था ये आजमगढ़ के आदमी मेरे आदमी है, इनको कुछ नहीं कहा जाए। दूसरी बात है कि कभी भी बड़ा अपराध कभी स्टार्टिंग में नहीं होता, पहले छोटा अपराध ही होता है और कानून की कमजोरी की वजह से वो बड़ा अपराधी बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पॉलिटिकल जितनी इंटरफेरेंस है, सब इनको जो प्रोटेक्शन है उसकी वजह से ये उग्रवाद है। निश्चित तौर पर नरेंद्र जी यही सवाल हम खड़ा कर रहे हैं। शुक्रिया बिग फाइट से जुड़ने के लिए। एक बड़ा सवाल खड़ा किया वीरेंद्र जी, और ब्रेक पर जाने से पहले हम इसी की बात कर रहे थे कि एक समुदाय का नाम क्यों आता है, एक शख्स का नाम क्यों आता है और लगातार उसको टारगेट क्यों किया जाता है, उसके पीछे वजह क्या हो सकती है। आप क्या मानते हैं इसको। देखिए, मैं एक बहुत सीधा सवाल पूछता हूँ। मेवात भारत का हिस्सा है, मेवात के नागरिक भारत के नागरिक हैं। एक कोई आतंकवादी ग्रुप, कोई एक आतंकवादी संगठन का व्यक्ति या कोई एक संदिग्ध आदमी एक स्टेटमेंट देता है, आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, मेवात के साथ या उस आतंकवादी के साथ। क्यों अब्दुल सुभान जैसे लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, मेवात में आते हैं, क्यों उनके चक्कर में नौजवान फंस जाते हैं। अभी इसका क्या सबूत मिला है कि उसके चक्कर में नौजवान फंसे, उसका एक स्टेटमेंट मिला है। हमें हमारी पुलिस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पुलिस पे भरोसा कर रहे हैं तो पिछले 30-40 सालों में मेवात में जो अपराध बढ़ रहा है, अपराध उसके कम देख ही रहना, पुलिस के भरोसे के पते देख रहे हैं। मेवात में जो अपराध बढ़ रहा है, आप देखिए पिछले 10 सालों का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि राजस्थान अलवर की पुलिस 5 लोगों को, 4 लोगों को, 6 लोगों को 499 में पकड़ती है। सब लूट की, नकबजनी की योजना बनाते हुए पकड़े गए। और कितने लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया। जब उनको पकड़ा जाता है तब बड़ी बड़ी खबरें छपती हैं, उनके चेहरे दिखाए जाते हैं और चालान पेश नहीं होता है। इसका मायने क्या है। पुलिस का काम करने के ढंग को आप देखिए भले ही आप भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पे कितना आरोप लगाए, लेकिन पिछले 60 सालों में हमारे प्रशासन तंत्र ने, हमारी पुलिस व्यवस्था ने जनता के खिलाफ जो कार्रवाइयां की हैं, उसने लोगों के मन में आक्रोश ज्यादा बढ़ाया है। अगर आप भी आज जनसुनवाई आयोजित करें तो आपको पता लग जाएगा। अब्दुल सुभान क्या इन्हीं कारणों से कामयाब होता है। अब्दुल सुभान इसलिए कामयाब होता है कि हम असफल होते हैं। आप इसको, हम हमारी देश की आंतरिक व्यवस्था को बनाने में, हमारे देश के नागरिकों के सम्मान को बनाने में सफल नहीं होते। मैं तो कहता हूं इनको तथाकथित सेक्युलर है। हमारे इसका सेकुलरिज्म से कोई लेन देना नहीं है साहब। आपके देश के नागरिक हैं। इनको ना अलवर का डिस्टर्बेंस नजर आता है, ना मेवात का आता है। कितनी बड़ी तादाद में रोजाना बनवारी जी दिक्कत आ रही है, लोगों के भोले भाले लोगों के भूखंड पे कब्जे, बिल्कुल हुआ को ले जाना, भूखंड पे कब्जे किसने नहीं किया, कौन-कौन से प्रॉपर्टी ब्रोकर नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर वास्तव में धार्मिक आधार पर नहीं सोचे, राजनीतिक आधार पर नहीं सोचे, मानवता के आधार पर सोचे, तो वो वीरेंद्र विद्रोही नहीं हो सकता। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, रोजाना मेरे पास ऐसे केस आते हैं, मेरे भूखंड पे कब्जा कर लिया, मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया, इसको आप मेरी बहन बेटी को आतंकवाद कहेंगे क्या। मैं इसको क्या कहूं, किसी व्यक्ति को आतंकित करके उसके सामान को हड़प लेना, छीन लेना, लूट लेना, ये आतंक नहीं है। चलिए ये कानून व्यवस्था का मसला हो सकता है, लेकिन पूर्ण वातावरण एक शख्स मेवात में जा सकता है क्या। लेकिन बनवारी लाल जी, एक बड़ा सवाल है, मेवात में कैसे दिल्ली में अगर कोई सुभान खां पकड़ा गया है सोच लेता है, तो उसका एक राजनीतिक मंतव्य है। सुभान खां का एक राजनीतिक मंतव्य है। जिस संगठन के साथ, लश्कर तोयबा के साथ वो आया है, उसका एक राजनीतिक मंतव्य है। अगर उसके राजनीतिक मंतव्य को आप जानते हैं, बिल्कुल बड़ा सवाल है। मैं कहता हूं जो व्यक्ति आतंकित होता है उसको आतंकित करने वाला व्यक्ति आतंकवादी नजर आता है। और यही परिभाषा आज एक इस पूरे आतंक इलाके को को समाप्त करने का काम जो हुआ है, मैं कहता हूं पिछले 5 वर्ष में नहीं हुआ। मैं कोई राजनीतिक अपराध को कम करने का काम, मैं राजनीतिक दोषारोपण बिल्कुल नहीं करता। सरेआम लूटपाट होना, महिलाओं की इज्जत पे हाथ डाला जाना, भोले भाले लोगों की रात को गाड़ी को ले लेना, लूटना मारना, इससे ज्यादा और आतंक व्यापारिक जगत में क्या होगा। मेरा एक सवाल है, बिल्कुल वीरेंद्र जी एक मिनट, मेरा एक सवाल है कि कैसे एक शख्स मेवात में रहता है, पलता है, बढ़ता है, होते हैं। बनवारी लाल जी, कैसे मेवात का एक युवा जो 10वीं 12वीं करने के बाद ये सोच लेता है कि उसको दिल्ली में जाके बम धमाके करने। अश्वनी जी नहीं कर रहा, हमारे यहाँ अनपढ़ रहना शौक हो गया। उसका कारण है लोग ये समझते हैं कहां पढ़ाएगा वो, जिसके पास 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, वो पढ़ाने की बात ही नहीं करता। वो तो ये समझता, मैं खुद ऐसे लोगों के संपर्क में रहा हूं, मेरी जानकारी में जो लोग ये कहते हैं साहब 300 रुपए रोज भी लाएगा तो मेरे घर में 8 बच्चे हैं, 2400 रुपए आएंगे। ये स्पष्ट उन लोगों की मानसिकता हो गई है। और फिर वो तो मुझे लगता है कर रखा है। बनवारी जी, आप अपने ज्ञान को ठीक करें, 2011 की जनगणना को देखें और उसमें बताएं कि तिजारा में ग्रोथ रेट क्या थी,
किशनगढ़ वास की ग्रोथ रेट क्या थी आप बताएं। मैं अपराध की ग्रोथ रेट बता सकता हूं आपको। तो आप परिवार की ग्रोथ रेट बता रहे हैं। मैंने आप अभी जो पिछले रिश्ता दिनों जो राजस्थान आप जिस विधानसभा में तरह प्रश्न रिश्ते लगा के अपराध का आंकड़ा पूछा, जो आप अपराध उसको पता लगा अपराध में आपसे राजस्थान कह में रहा हूं। अलवर नंबर 1 और पूरे जयपुर- राजस्थान में। और ये कोई जयपुर- कपोल कल्पित बात नहीं है, मेरे पास वो आंकड़े आज मैं लेके नहीं आया हूं, मेरे पास वो आंकड़े हैं। पूरे राजस्थान में अलवर अपराध में नंबर 1 रहा। इतने बड़े बड़े जिले अलवर से बड़े हैं और उनके मुकाबले अलवर का नंबर 1 होना, और वो सारा का सारा जो अपराध घटित हुआ है, पूरा का पूरा अपराध आप मेवात क्या क्षेत्र में मानते घटित हैं? हुआ है। आज से 5 साल पहले मेवात विकास के लिए सरकार का फंड था 4 करोड़, आज 60 करोड़ है। क्या इतने बड़े इलाके के लिए काफी है ये ये जो फंड? मेवात विकास बोर्ड रहा है पिछले दिनों, ये राजनीति का अखाड़ा रहा है। इसमें मेवात विकास बोर्ड में जो इसका गठन हुआ था, उन उद्देश्यों को आज धीरे धीरे आते आते समाप्त करने जैसी स्थिति आई है। अब पुनः हमने उनको आपकी पार्टी है, आप विकास बोर्ड का अध्यक्ष अभी हमने नियुक्त कर रखा है। दीजिए। अध्यक्ष बनना नहीं बनना वो एक अलग बात है। मैं कहता हूं इसका जो उद्देश्य रखा गया था वो वास्तव में ये था, जो घटनाएं आज हो रही हैं, इन घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से, मेवात क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से इस मेवात विकास बोर्ड का गठन 1985 या 87 में हुआ था। आदरणीय नटवर सिंह जी ने इसका गठन किया था। उसके बाद इसमें जो चेंजेस लाने थे वो लाए गए। इसका उद्देश्य मात्र ये था, मेवात क्षेत्र में जो एरिया आता है उसका डेवलपमेंट किया जाए, लोगों को ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए जाए कि वो उन संसाधनों के माध्यम से अपने जीवन को सुगम बना के आराम से अपना जीवन यापन कर सके। क्या 60 करोड़ में मेवात की तस्वीर बदली जा सकती है? आपकी सरकार ने देखिए, पहले साल में 4 करोड़ से 60 करोड़, 5वें साल में आप पहुंचे। 2009 में 4 करोड़ से 7.5 करोड़ हुआ और उसके बाद 2013 में ये 60 करोड़ के करीब फंड पहुंचा। क्या आपको लगता है कि ये काफी है मेवात के विकास के लिए? सड़कें, विकास, शिक्षा, जल, सब चीजों के लिए कहा है आपके सामने। अर्चना जी ने कहा कि फंड अलॉट करने का कोई अर्थ नहीं होता। बनवारी जी की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आप मुझे बताइए, फिर मेवात विकास बोर्ड का क्या औचित्य? किसी इलाके विशेष के लिए यदि स्पेशल फंड अलॉट किया जाता है तो इसका मतलब कुछ अलग है। इसका मतलब सिर्फ सड़क बनाना नहीं है, इसका मतलब सिर्फ कुएं बनाना नहीं है, इसका मतलब है उस इलाके में रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी का काम नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम नहीं हो। और ऑलरेडी काम है, स्कूल विकास के बने, बहुत सारे कॉलेजेस बने। आप बताइए कितनी IITs खोली गई, आप बताइए कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए इस पैसे से, आप बताइए लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग से क्या व्यवस्था की गई। आप एक मेवात आवासीय विद्यालय बना दो, राजनीति का गढ़ बना दीजिए, कुछ NGO वालों को दे दीजिए और चला दीजिए, उसमें कुछ नहीं हुआ, उसमें कुछ नहीं। मैं सहमत हूं, लेकिन आप बताइए कि मैं जिस क्षेत्र मेवात के जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, आप जाके देखिए 540 वो लड़कियां जो 18 साल के आसपास की हैं, अब 10वीं की परीक्षा दी है। और आप आश्चर्य करेंगे कि राजस्थान सरकार की किसी योजना में 14 साल से ऊपर की लड़की 8वीं क्लास पास नहीं कर सकती। अर्चना जी, मैं आप पहले कल्पना इस कर पर सकते आपसे जवाब लेना चाहूंगा कि आपकी सरकार 5 साल काम कर चुकी है, फिर बनवारी जी के पास आऊंगा, 5 साल इनके पास है। देखिए अश्विनी जी, 2 बातें अच्छे से समझ लीजिए। जो क्षेत्र विकास से वंचित होते हैं और जो क्षेत्र डिस्टर्ब होते हैं, जब हम 2 चीज़ों की तुलना करें, उन क्षेत्रों में विकास दिखने में समय लगता है। 5 साल के शासन में यदि नीति बनती है कि हमें यहाँ फंड आवंटित करना, उस फंड से विकास करना, तो वो नीति अच्छी है। ठीक है, मैं मान सकती हूँ कि भ्रष्टाचार होता है वहाँ पर, प्रशासनिक काहिली भी देखी जा सकती है, लेकिन जिस प्रकार से सिंघल साहब ने अपना मंतव्य प्रस्तुत किया आपके यहाँ इस डिबेट में, उससे तो ये पता चल रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति पूरी तरह से हावी है इस समय। और मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप कह रहे हैं तस्करी हो रही है तो मेवों का नाम आ जाए, यानी स्टिग्मेटाइज कर दीजिए उनको इस तरह से प्रताड़ित करिए कि अंतोगत्वा उनके दिमाग में ये बैठ जाए कि हम करें या ना करें, इल्जाम हम पर आने वाला है। गायों, मेरी बात सुनिए अश्विनी जी, पूरी बात, गायों की तस्करी, मेरी बात सुनिए आप सिंघल साहब पहले। अश्विनी जी, ये तरीके, मेरी बात पूरी होने दीजिए। क्या आप भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, हम भी राजनीति करते हैं, सब यहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित है, यहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत आसानी से होता है। गायों की तस्करी में वहाँ के कंजर भी लिप्त हैं, वहाँ के जो व्यवसाय करने वाले वो भी खरीद फरोख्त करते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर कोई ऐसा काम हो रहा है तो तुरंत ये कह देना कि ये विशेष समुदाय है, इसका ये काम है और ये आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त हो सकता है क्योंकि किसी व्यक्ति ने 2 लड़कों से संपर्क करने का प्रयास किया। आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको पूरी तरह से चिंता होती है। देश की रक्षा के लिए सभी कृत संकल्प है, लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्हें समाज कंटक कहा जा सकता है, जिन्हें कहा जा सकता है प्रलोभन में आकर के ऐसे काम करते हैं, उसको लेकर ये पूरे एक समुदाय विशेष को टारगेट चलिए करना फिर और ये कहना वापस कि वहां समुदाय पर पर बात आ गई। व्यवस्थाएं मेरे पास लगातार ब्रेक का कॉल आ रहा है। राजन जी, आऊंगा मैं आपके पास, छोटे से ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात आखिरी दौर में पहुंचाएंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है और इसका समाधान किस तरह से निकाला जा सकता है। ब्रेक का वक्त, बने रहिए। ऐसा लगता है कि रोजगार अगर नहीं मिलता लोगों को तो कहीं ना कहीं से पैसों के पूर्ति के लिए वो इस तरह के गुट से मिल जाते हैं जहाँ उनके मकसद पूरा होता है और आतंकी या धार्मिक व्यवस्थाएं उनसे उनका दुरुपयोग कर देते हैं।
आतंक की आहट प्रदेश में इससे बड़ा सवाल था कि क्या नौजवानों को बेरोजगारी और धार्मिक भावनाओं के आधार पर आतंकवादी सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। इस पर आपकी राय मिली। 86% दर्शक मानते हैं कि बेरोजगारी और धार्मिक भावनाएं इसके पीछे एक बड़ी वजह है, जबकि 14% इस सवाल से इत्तेफाक नहीं रखते। धार्मिक भावनाओं की बात है, बड़ा सवाल था। राजेंद्र जी, पुलिस का क्या रोल हो सकता है इस मामले में? जिस तरह से दर्शकों की जो राय आई है, विकास नहीं होता, बेरोजगार लड़के होते हैं तो वो बरगलाए जा सकते हैं, धार्मिक भावनाएं अगर कहीं कमजोर, उनका सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं आतंकवादियों का। कैसे पुलिस क्या काम करे? ऐसा है कि ये जो अभी चर्चा चल रही है, कैसा मेवात विकास बोर्ड में कितना बजट दिया, 5 साल में 60 करोड़ दिया, 15 करोड़ दिया, सड़क बन जाए, स्कूल बन जाए। आतंकवादी को तैयार करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका मैं मानता हूँ कि धार्मिक भावनाओं को भड़का के की जाती है। अब मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूँ। अभी जयपुर के अंदर 2 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पकड़े गए। निश्चित पढ़े मार्च का लिखे। मामला है। अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ। बिल्कुल। जोधपुर के 2 लड़के थे इंजीनियरिंग के, वो पकड़े गए। पढ़े लिखे अच्छे घरों के लड़के, वीआईटी में पढ़ रहा है एक लड़का, एक जीआईटी में पढ़ रहा इंजीनियरिंग का लड़का। अब आप इसको विकास से देखिए, उनको जो टारगेट बनाया गया वो केवल धर्म के आधार पे उनको मोटिवेट किया, उनका ब्रेन वॉश किया। इसमें सोशल उनको नेटवर्किंग जिहाद- साइट्स का कहीं रोल मानते हैं आप? नहीं, सोशल नेटवर्क का जो इस हाल में पे- हमने देखा है इराक में जाकर कुछ लड़के ट्रेनिंग लेते हैं मुंबई से। वो ट्रेनिंग लेते हैं, उनको वहाँ पे इस तरह का उनमें एक भावना पैदा की जाती है, इस तरह की उनको ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह का उनको। बिल्कुल वीरेन जी, इस पर जो- आप सवाल दे पाएंगे कि बिल्कुल इसका दे क्या पाऊंगा। कारण है, मैं आपसे- क्यों बरगलाए जाते हैं? मैं आपसे एक बात प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मेवात की हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी है क्या? निश्चित तौर पर है। 1990 से पहले मेवात के अंदर कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं होता है। 1990 से पहले मेवात के अंदर मस्जिदों का दौर शुरू नहीं होता है, जिसे हम मुस्लिम फंडामेंटलिज्म कहते हैं। 1947 से मेवात में दंगे होते हैं, 1947 में दंगे 1960 तक हुए हैं। नहीं, 1947 के बाद के दंगों के बाद 1990 तक नहीं हुआ है, इवन 1992 में नहीं हुआ है। 1992 में अडवाणी जी की रथ यात्रा के बाद भी मेवात में तनाव नहीं हुआ, ये मुझे मालूम है। उसके लिए हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन को उस वक्त के उपराष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया था, वो जो बड़ा काम हमने किया। 1992 के बाद ये खेल क्यों शुरू हुआ कि मेवात का बाबू खां, मेवात का राम खां, कृष्ण खां अचानक सुब्बा खां बन गया। ये जो हिंदू मुस्लिम फंडामेंटलिज्म डेवलप हुआ, उनकी जो पहचान बनी, उनके जो पहनावे बने, ये क्यों बने? क्या ये हिंदू फंडामेंटलिज्म के खिलाफ की रिएक्शन नहीं था? तो ये सच है कि धार्मिक भावनाओं में एक्शन तो रिएक्शन क्या का आप इसको जायज बताना चाह रहे हैं? ऐसा मैं बोलकर? जायज नहीं बताता, मैं स्वाभाविक बताना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि एक्शन और रिएक्शन धार्मिक भावनाओं में होता है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पंजाब के सवाल पे पंजाब का एसजीपीजी अलग होगा, हरियाणा का अलग नहीं होगा, इन दोनों के सवाल पे संघर्ष हो रहा है, एक कौम के अंदर हो रहा है, ये होता है। राजनीतिक नेतृत्व का मतलब क्या है? राजनीतिक नेतृत्व का मतलब यह है कि अगर हम संप्रभु राष्ट्र हैं और यदि हम सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं, तो हमारे देश के नागरिकों को वो सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने की कोशिश करें, न कि हम उस आतंकवादी संगठनों को मौका दें कि वो हमारे देश के नौजवानों के साथ संपर्क स्थापित करें। अर्चना जी, कि क्या ये दोनों अलग अलग हैं। इस फ्रंट पे आपकी पार्टी पीछे रही? देखिए, अगर आप कांग्रेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा शासन हमने किया, और पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा कौन सा एरिया था जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के कारण डिस्टर्ब था? वो जम्मू और कश्मीर था। मैंने पहले भी स्पष्ट किया, 5000 आतंकवादी थे, फिलहाल हम उनको जम्मू 300 कश्मीर पे ना नहीं, जाए, मैं घर तो की एक बात बात करें, नहीं, राजस्थान घर में की भी बात एक कर बड़ा रहे हैं, लेकिन मुद्दा है यहाँ हाँ बिल्कुल घर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये बात कर, आपने कहा ना कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है, कांग्रेस के शासन में आतंकवादी गतिविधियां बहुत कम हुई। जब एनडीए का शासन आया तो टेररिस्ट अटैक भी हुए, संसद पे भी हुए, संकट मोचन मंदिर पर भी हुए, आतंकवादियों को कंधार जाके छोड़ा भी गया। हमने कभी आतंकवाद से समझौता नहीं किया, ये हम पूरी स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं और पूरे उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। और हमने कभी भी इसको किसी समुदाय विशेष से जोड़ करके भी नहीं देखा। हमने आतंकवाद को आतंकवाद समझा, धार्मिक भावनाएं भी इसमें काम फिर करती क्या है, कारण गरीबी है भी काम करती है। एक युवा बरगलाया जाता है किसी आतंकवादी के द्वारा? देखिए, वो तो मैंने शुरू में कहा, जो सबसे वल्नरेबल है, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, वही टारगेट करते हैं ये लोग। और उनका मनोहर सिर्फ लाल जी, एक ही आपकी काम पार्टी- है, मेरी बात सुनिए, उसका एक ही आपको- कारण होता है। आपका जवाब देता हूँ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात पे। आप लोगों ने कहा साहब हमारी बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति थी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। नॉर्थ ब्लॉक जहां हमारा गृह मंत्रालय है, वहां से राष्ट्रपति जी का घर 2 किलोमीटर के एरिया में, मैं समझता हूं कम से कम 20 आतंकवादियों की फाइलें जो फांसी की सज़ा जिनको दी गई थी,
उसकी माफ़ी के लिए वो 6 साल तक घूमती रही। क्या लेकिन ये हमारी फांसी पे राजनीतिक इच्छा शक्ति है? सुनिए, फांसी पे चढ़ाने का आप मादा भी आप हमने दूसरा रखा, देखो। आप लोग नहीं 16 कर पाए। मई को, आप 16 जाके मई आतंकवादियों को 2014 छोड़ करके आए थे भाई। अर्चना जी 16 मई मेरी बात सुनिए 2014 राजन को सिंह जी, फांसी पे इस चढ़ाया देश भी में- हमने, मुद्दे को नहीं लेके और मैं आतंकवादियों को बनवारी लाल जी छोड़कर आप आ राजेंद्र गए। जी, और राजेंद्र जी, मैं मेरी आपके बात पास सुनिए, आऊंगा। अर्चना जी, जो चुनाव लड़ लिया अर्चना जी, आतंकवाद को राजन जी, मैं आपके पास समाप्त आऊंगा। करने बनवारी लाल जी, मैं का, आपके उसके पास नाम आता पर हूँ। तो आप चाइना आपकी भी- पार्टी अब क्या ऐसा करने जा रही है कि मेवात में खुशहाली हो, मेवात की तस्वीर बदले, मेवात के हालात बदले, और अगर कोई आतंकवादी वहां पहुंचे तो उसकी सूचना पुलिस तक पहुंचे, ना कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो। सबसे बड़ा काम तो यही करना है, जो मैं अपना स्वयं का एजेंडा भी मानता हूं, किसी भी व्यक्ति को अपराधी से आतंकवादी नहीं बनने देंगे। उसके अपराध के स्तर पे ही उसको समाप्त करेंगे, अपराधी को नहीं, अपराध को समाप्त करेंगे। इसके लिए ठोस योजना हम लोग बना रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई राजनीतिक संरक्षण किसी को अगर मिलता है तो हम लोग उसका कड़ा विरोध करते हैं। आज जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को अगर हम रोकेंगे तो निश्चित रूप से जैसा वातावरण हमारे जिले का तैयार हुआ है, आम आदमी अब वहां ऐसा महसूस चलिए, करने लगा। एक और कि सवाल, अब क्या यहाँ मेवात विकास बोर्ड को अध्यक्ष मिल पाएगा? ये राजनीतिक बात है, और मैं अभी देखिए, विकास इस बोर्ड है मंच तो पे राजनीति, आप भी राजनेता है, इसलिए ये सवाल का जवाब निश्चित आप भी मिलेगा, बेहतर दे पाएंगे। निश्चित क्या मिलेगा। आप इसके लिए संघर्ष भारतीय करेंगे? जनता पार्टी के शासन में अश्विनी जी, मेरा प्रश्न विकास ये बोर्ड नहीं के होना अध्यक्ष भी चाहिए, थे। लेकिन प्रश्न अश्विनी, ये मुझे नहीं होना आपसे चाहिए कि कहना है। अध्यक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे- प्रश्न ये लेकिन होना चाहिए अर्चना जी, कि आपसे जो भी कहना है। इनिशिएटिव लिया गया, जो इतना बड़ा फंड एलोकेशन हुआ गया, कम से कम उसका सुचारू रूप से वहां पे देखिए, समायोजन कौन करेगा? हो, मैं उसके इसमें- विकास मैं हो इसमें सके। अध्यक्ष होना मैं जरूरी है इसमें ना ये उसके कहना लिए। चाहता हूं, आज चाहे मेवात का क्षेत्र है या मेवात से लगा हुआ क्षेत्र है, जिसका मेवात का फंड एलोकेशन हो रहा है मेवात विकास बोर्ड के नाम से, वो फंडामेंटल डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो रहा नहीं, है, infrastructure किसी जाति नहीं है। विशेष के उत्थान के लिए नहीं हो रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो और आपके मूल बजट का है, मेवात के स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। ये नहीं, मेवात के सोशियो मैं जो आपको इकोनॉमिक मैंने जो बात कही डेवलपमेंट के लिए है है, वो। आप मेरी एक मिनट बात सुने। बिल्कुल संजय साहब, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, बताएं अपनी। मेवात क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, मैं मेवात क्षेत्र पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ, जहाँ संसाधन नहीं चलिए, है, अध्यक्ष जहाँ शिक्षा के मिलेगा साधन तो नहीं हम है, उम्मीद करते हैं चिकित्सा अध्यक्ष के मिला साधन- तो फिर काम भी होंगे। निश्चित अश्विनी तौर जी, पे लेकिन अध्यक्ष आपसे मिलेगा, मुझे इसमें निवेदन कहीं कोई दो राय लेकिन नहीं मुझे है। आप तीनों चारों साथियों से निवेदन करना है। 16 मई 2014 को जब भारत की नई सरकार चुनने का फाइनल हुआ, उसी दिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अक्षरधाम मंदिर के 4 अपराधियों को रिलीज किया। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, अक्षरधाम मंदिर पर की गई कार्रवाई और उसके बाद 16 मई 2014, बहुत लंबा समय। जयपुर में जिन अपराधियों को पहले पकड़ा गया था उनको सबको रिलीज किया गया। मेहरबानी करके एटीएस और पुलिस की इंफॉर्मेशन के आधार पर एक कौम और नौजवानों पर आरोप लगाना बंद कीजिए, क्योंकि इसके साथ जो एक डिसएसोसिएशन क्रिएट होता है। हम सब लोग देश के लोग हैं, ये लोग भी इस देश के नागरिक हैं, और इन लोगों का भी इस देश में उतना ही हक है जितना मेरा है, और इन दोनों लोगों को भी वही सम्मान की जरूरत है जो सम्मान हमारी है। लेकिन एक घटना मेरे पास आखिरी 2 अर्चना जी अगर कुछ कहना चाह रही है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, जब आप राजनीतिक बात करते हैं और राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करते हैं, तो अब जो सरकार शासन में उसे स्वीकार करना चाहिए कि जब राहुल गांधी कहते हैं मुजफ्फरनगर के कैंप में आईएसआई सक्रिय थी और उसी को कलराज मिश्र स्थापित करते हैं, तब आपकी दोहरी नीति नहीं स्पष्ट होती। आपको उस चलिए, समय भी अब आरोप स्थापित पर नहीं करना जाएंगे, चाहिए आखिरी दौर है राजन जी। मैं तो ये कहता हूँ, जो पहले टाडा एक्ट था, पोटा लगे हुए थे, उनको फिर से लगाए। इंटेलिजेंस एजेंसियां ज़्यादा सक्रिय हो, उनको लगे कि इन मुद्दों को लेकर अगर आतंकवादी स्लीपर सेल्स तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे विशेष नज़र रखें। तीसरी बात, राजनीति से ऊपर उठकर बात की जाए। चौथी बात, फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना हो, जो केवल आतंकवादी गतिविधियों के जो भी केसेस होते हैं उनको डील करें। एटीएस और आपके जो भी एसओजी वगैरह है, निश्चित तौर जो पर सीबीआई, पॉलिटिकल विल के साथ वो साथ पॉलिटिकल विल के प्रशासन और हिसाब से शासन का काम भी दुरुस्त होना दंड की चाहिए, तभी व्यवस्था जाकर में मेवात की तस्वीर बदली जा सकती है, तभी जाकर मेवात का कायापलट हो सकता है और फिर कोई अब्दुल सुभान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकता। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए, हमारे लिए और मेवात के लिए बेहतर साबित हो। खास मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे। नमस्कार।